ये देर रात की बात है जब मैं लड़खड़ाता हुआ अपने अपार्टमेंट में दाखिल हुआ। जितना हो सके उतना चुप रहने की कोशिश कर रहा था, लेकिन फिर भी लगभग हर चीज से टकरा गया और हर बार किसी चीज को गिराने पर सिहर उठा। अंधेरे में टटोलते हुए मैं अपने बेडरूम तक पहुंचा। शायद 2 या 3 बजे होंगे। बार तो काफी देर पहले बंद हो चुका था, ये तय था। मैंने अपने कपड़े उतारकर सिर्फ बॉक्सर पहने और जितनी चुपचाप हो सके बिस्तर में घुस गया। मेरी गर्लफ्रेंड जरूर मुझ पर गुस्सा होती अगर उसे पता चलता कि मैं इतनी रात में घर लौटा हूँ, लेकिन शुक्र है कि वह हिली तक नहीं। मैं तकिए में धंस गया, आंखें बोझिल थीं, सांसें भारी। मैं लगभग नींद में डूब ही रहा था कि तभी मेरा फोन वाइब्रेट करने लगा। मैंने कराहते हुए करवट बदली और फोन उठाया। स्क्रीन पर नजर पड़ी तो मैं उलझन में पड़ गया। वो मेरी गर्लफ्रेंड का नंबर था। शायद उसने अपना फोन किसी दोस्त के घर छोड़ दिया था और वे मुझे बताने के लिए कॉल कर रहे थे। मैंने कॉल रिसीव की। ... हेलो, हे बेब, मैं अभी घर पहुंची हूँ। क्या तुम मेरी मदद करोगे कपड़े अंदर लाने में? क्या? वो मेरी गर्लफ्रेंड की आवाज़ थी, लेकिन जब मैंने सिर घुमाया तो देखा कि वह तो मेरे बगल में बिस्तर पर ही पड़ी थी। मेरे दिमाग में अनगिनत भयानक कल्पनाएं दौड़ दी। इस चादर के नीचे क्या हो सकता है, इसकी सोच ही कंपा देने वाली थी। जब यह एहसास होता है कि आपके बगल में जो सो रहा है वह शायद वह नहीं है जो आप सोच रहे थे, तो वह एहसास बेहद ठंडा और डरावना होता है। गले में दिल अटका हुआ और आंखें फटी की फटी, मैंने झटके से चादर खींच ली। मेरी गर्लफ्रेंड नींद से कराहती हुई उठी और मुझे देखकर बोली, क्या कर रहे हो? मैंने फ़ोन की टॉर्च उसकी आंखों पर डाली, यह सुनिश्चित करने के लिए कि कहीं वह कोई सूनी आंखों वाली प्रेत तो नहीं है। लेकिन नहीं, वह तो बस बेहद नाराज दिख रही थी। जब उसने मुझे डरे हुए चेहरे के साथ देखा, मुझे लगा मैं बहुत बेवकूफ़ लग रहा हूँ। तुम जाकर सो जाओ, उसने चिल्लाकर कहा और तकिए से मुझे मारा। फिर 2-3 बार लात मारी, कुछ बड़बड़ाई और दीवार की तरफ करवट लेकर सो गई। हाँ, ये तो निश्चित रूप से वही थी। शायद मैंने फोन काट दिया था क्योंकि वो फिर से वाइब्रेट करने लगा। मैं थोड़ा उछला, अब भी डर के मारे कांप रहा था। फिर वही नंबर। उसने जवाब दिया, हे बेब, मैं अभी घर पहुंची हूं, क्या तुम मेरी मदद करोगे कपड़े? मैंने तुरंत कॉल काट दी। आवाज बिल्कुल उसकी थी, लेकिन वो तो मेरे बगल में ही सो रही थी। उसके फोल्डेड कपड़ों की टोकरी कमरे के कोने में रखी थी। मुझे याद है उसने वही कपड़े शाम को घर लाए थे और मैं ही उन्हें ऊपर सीढ़ियों पर उठाकर लाया था। मैं धीरे से खिड़की के पास गया, 2 उंगलियों से पर्दे हटाए और बाहर झांका। पार्किंग में उसकी कार खड़ी थी, ठीक हमारे बेडरूम के नीचे। कार की ड्राइवर सीट पर कोई बैठा था। वो बिल्कुल उसी जैसी दिख रही थी। जितनी देर मैं देखता रहा उतना ही महसूस हुआ कि कुछ बहुत गलत है। मैं धीरे धीरे फर्क नोटिस करने लगा। उसकी गर्दन कुछ ज्यादा लंबी थी, कंधे बहुत पतले और सिर कुछ अजीब तरह से लंबा। ऐसा लगा जैसे जब उसे समझ आया कि उसका भेस पकड़ा गया है तो उसने अपना असली रूप दिखाना शुरू कर दिया। उसका चेहरा एक ओर मुड़ने लगा और उसी दौरान उसकी मुस्कान फैलती गई जब तक कि उसके दोनों कानों तक नहीं पहुंच गई। उसकी बड़ी बड़ी आंखें काली हो गईं और सीधे स्टीयरिंग व्हील की ओर घूरने लगीं। अचानक उसका सिर ऊपर झटका खाकर उठा। अब उसकी काली आंखें सीधा मेरी खिड़की की ओर देख रही थीं। उसने अपने टेढ़े मेढ़े हाथ को सिर तक उठाया और मेरा फोन फिर से वाइब्रेट करने लगा। मैं हैरानी और डर से जड़ हो गया था। हाथ में फोन की हल्की गूंज ने मुझे झटका देकर होश में लाया। मेरी सांसें रुक गईं और मैं गिर पड़ा, जिससे मेरी गर्लफ्रेंड फिर से जाग गई। अब भी आधी नींद में मैंने उसका हाथ पकड़ा और उसे खिड़की की ओर खींचा। देखो, अपनी कार में देखो, मैंने कांपती आवाज में कहा। लगभग रोने की हालत में उसने बाहर देखा और फिर देखा उसे। क्या? वह बुदबुदाई और उसका चेहरा डर से विकृत हो गया। वह अचानक चीखने और सिसकने लगी, अपना सिर मेरे सीने से चिपका लिया। मैंने उसे बाहों में भर लिया, जैसे 2 डरे हुए बच्चे एक दूसरे से चिपक गए हों। मैं खिड़की से नजर नहीं हटा सका। मैंने देखा कार में बैठा वह चीज दरवाजा खोलती है और अप्राकृतिक तेजी से चलने लगती है। वह अपार्टमेंट के बगल वाले जंगल की झील की ओर बढ़ी, लेकिन पूरे समय उसकी निगाहें हम पर टिकी रही। उसका सिर पीछे की ओर भयानक रूप से मुड़ गया था और उसका शरीर धीरे धीरे गलता जा रहा था। अब वह मुस्कुरा नहीं रही थी,
वह उदास सी लग रही थी, जैसे उसे अफसोस हो। शायद डर और थकान ने हमें बेहाल कर दिया था, क्योंकि उसके गायब होते ही अगली चीज़ जो मुझे याद है वह है सुबह की धूप। मेरी गर्लफ्रेंड अब भी मेरी बाहों में लिपटी हुई थी। मैंने फ़ोन उठाया, देखा उसमें 16 मिस्ड कॉल्स थी, सभी 1 बजे से 7 बजे के बीच की। हमने तो कल दोपहर के बाद एक दूसरे को कॉल तक नहीं किया था। समझ नहीं आ रहा था कि उसका फ़ोन रात में अपने आप कैसे इस्तेमाल हुआ। वह तो पूरी रात उसके पास चार्जिंग पर रखा था। और भी अजीब बात यह थी कि जब उसने अपना फ़ोन चेक किया तो उसमें 18 मिस्ड कॉल्स थीं, सभी मेरे नंबर से, वही समय। मुझे समझ नहीं आया क्या कहूँ, तो बस इतना बोला, खैर लगता है अब देर रात टैको खाने बाहर नहीं जाना चाहिए। हम दोनों में से कोई नहीं हंसा। यह घटना 2008 में शुरू हुई, जब मैं हाई स्कूल के अपने सीनियर वर्ष में थी। एक रात देर से मेरी नींद खुली क्योंकि मेरा फोन बज रहा था। मैंने घड़ी देखी और सोचा, इतनी रात को 4 बजे कौन कॉल कर सकता है। कॉलर आईडी पर प्राइवेट नंबर लिखा था। मैंने सोचा ये कोई ऑटोमेटेड कॉल होगी, इसलिए मैंने जवाब नहीं दिया और दोबारा सो गई। जिसने भी कॉल किया था उसने कोई वॉइस मेल नहीं छोड़ा, तो मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया, जब तक कि ये कॉल बार बार आने नहीं लगी। समय बीत गया, मैं कॉलेज के पहले साल में पहुंच गई। अब ये कॉल लगभग हर रात आने लगी, हमेशा सुबह ठीक 4 बजे के आसपास। मैं कभी जवाब नहीं देती थी, क्योंकि किसी अनजान नंबर से कॉल उठाना मुझे हमेशा से डरावना लगता था। लेकिन ये ऑटोमेटेड कॉल नहीं थी, कोई जानबूझकर कॉल कर रहा था। मुझे याद है, मैंने पहली बार कॉल ना उठाने के बाद 3 या 4 बार और कॉल आई थी। उस समय मैं बहुत चिढ़ने लगी थी, क्योंकि मैं एक छात्रा थी जिसकी कक्षाएं सुबह 8 बजे होती थी और ये इंसान मेरी नींद खराब कर रहा था। एक रात जब फिर कॉल आई तो मैंने आखिरकार जवाब दिया, हेलो, कौन बोल रहा है? कोई जवाब नहीं। कृपया मुझे कॉल करना बंद करें, शायद आपने गलत नंबर डायल किया है। फिर मैंने डरावनी हंसी सुनी, उसके बाद कुछ अस्पष्ट बड़बड़ाहट। भले ही मैं शब्द नहीं समझ पा रही थी, पर लहजा बहुत धमकी भरा था। आज भी वह सोचकर रोंगटे खड़े हो जाते हैं। देखो, तुम जो भी हो, तुमने गलत नंबर मिलाया है, अब कॉल करना बंद करो। यह कहकर मैंने कॉल काट दी। मैंने सोचा शायद यह कोई नशे में धुत आदमी होगा, क्योंकि उसकी बातों का कोई मतलब नहीं था। लेकिन उसकी आवाज में जो भाव था वह बहुत असहज करने वाला था। मुझे अंदर से एक अजीब सी अनुभूति हुई कि यह आदमी ऐसा है जिससे मैं कभी आमने सामने नहीं मिलना चाहूंगी। तभी मुझे लगा कि शायद मेरा कोई पीछा कर रहा है, शायद मेरा कोई स्टॉकर है। मैं बहुत सतर्क रहने लगी थी। कॉल कई महीनों तक जारी रही। इतनी बार होती थी कि मैंने रात में फोन बंद करके सोना शुरू कर दिया। पुलिस को कॉल करने का भी ख्याल आया, लेकिन मेरे पास कोई नंबर नहीं था। उस समय से मैं अपने आसपास बहुत सावधान रहने लगी। तीसरी मंजिल पर रहना थोड़ी सुरक्षा देता था, लेकिन फिर भी यह सब मुझे भीतर तक परेशान कर रहा था। उस साल क्रिसमस की छुट्टियों में मैं घर लौटी, मेम्फिस, टेनेसी। स्कूल से छुट्टी मिलना अच्छा लग रहा था, लेकिन एक सुबह फिर वही हुआ, प्राइवेट नंबर से कॉल। इस बार समय 4 बजे नहीं था, सुबह करीब 8 या 9 बजे। मैंने गुस्से में कॉल उठाई, कौन हो तुम? मुझे अकेला छोड़ दो। फिर एक भारी पुरुष आवाज आई, क्या तुम मुझसे मिलने आ रही हो? यह पहली बार था जब उसने कुछ साफ साफ कहा था। मैं हैरान रह गई, क्या? नहीं, मैं तुम्हें जानती भी नहीं। फिर उसने बहुत ही ठंडी और डरावनी आवाज में कहा, मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो, मैं जल्द ही वहां आ रहा हूं। मैं पूरी तरह से घबरा गई, भागकर अपने माता पिता के कमरे में गई और उन्हें सब बताया। मेरी आंखों में आंसू थे, वे भी बहुत चिंतित हो गए। सबको लग रहा था कि शायद कोई मेरा पीछा कर रहा है। मैं सोच रही थी, आखिर यह आदमी मुझे कैसे जानता है? क्या मुझे पुलिस को बुलाना चाहिए? लेकिन मैं उन्हें क्या बताती? मेरे पिता सेना में थे, तो वे तुरंत उठ खड़े हुए। उन्होंने बिस्तर के नीचे से बंदूक निकाली और खिड़की से बाहर किसी संदिग्ध गाड़ी पर नजर रखने लगे। मैं डर के मारे फिर सो नहीं पाई। शायद यह अंत थोड़ा साधारण लगे, लेकिन शुक्र है कि उस दिन के बाद कुछ नहीं हुआ। मैंने तय किया कि अगर फिर कॉल आई तो मैं अपने फोन कंपनी जाऊंगी और उनसे कहूंगी कि वे नंबर ट्रेस करें और पुलिस में शिकायत दर्ज कराएं। लेकिन कॉल्स अचानक बंद हो गई।
तब से आज तक एक भी कॉल नहीं आई। कभी कभी सोचती हूँ कि शायद कोई मुझे परेशान कर रहा था, लेकिन जिस तरह उसने कहा था, मुझे पता है तुम कहाँ रहती हो, मैं वहां आ रहा हूँ, वह किसी मजाक जैसा नहीं लगा, वह धमकी थी। कभी कभी मैं सोचती हूँ, क्या उसने मुझे किसी और के लिए समझ लिया था? शायद वह किसी और लड़की को ढूंढ रहा था और गलती से मेरे पास कॉल कर दी। अगर ऐसा था तो मैं सच में दुआ करती हूँ कि वह लड़की ठीक हो। लेकिन जिस तरह कॉल अचानक बंद हो गई, पता नहीं क्यों मुझे नहीं लगता कि कहानी का अंत इतना सरल था।